हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। देखो ये चैप्टर बहुत ईजी है। बेसिकली छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे चारों तरफ होती हैं, बस उनके बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर। अर्थ जो पूरी की पूरी आपकी जो अर्थ है उसके ऊपर दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। या तो प्लांट होगा या फिर एनिमल होगा, ठीक है ना। या तो प्लांट जिंदा होता है या फिर एनिमल जिंदे होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, पूरी पूरी लाइफ को चलाने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो कि उनको जिंदा रखते हैं, उनको ही हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। बस उनको ही इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं पूछूं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो क्या क्या गुण है आप देख के बताओगे किसी भी चीज़ में कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आप देख के बताओगे कि मूव बाय देमसेल्व्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप से चलते हैं, ठीक है। दूसरी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, हवा की, एयर की आवश्यकता होती है, पानी मतलब पानी की तो ज़रूरत होती है, नीड होती है। तो फूड, एयर एंड वाटर की नीड होती है। तो उसको आप देख के बोलोगे हाँ ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेंसिटिव होते हैं। अब सेंसिटिव का मतलब है कि वो चीज़ों को सेंस कर पाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने टच किया तो आपको पता चलता है कि यस आपको किसी ने टच किया। प्लांट को देख लो, अब आप बोलोगे प्लांट को कितना भी टच कर लो उसको तो पता ही नहीं चलता। हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर आप देखो उनके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जिससे वो चीज़ों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सन फ्लावर देखा होगा, उसकी एक खास बात होती है कि वो सन की तरफ मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो वो सेंसिटिव होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वो रेस्पिरेशन करते हैं। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, आपको रेस्पिरेशन का मतलब समझना है। एक होता है सांस का लेना और सांस का छोड़ना, और एक होता है रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जो खाना आपने खाया ना, फूड का किसमें कन्वर्जन, एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसको ही बोलते हैं रेस्पिरेशन। इनहेल एक्सेल होता है सांस का लेना, सांस का छोड़ना, लेकिन फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस या जो तरीका होता है उसको रेस्पायर करना, रेस्पिरेशन करना बोलते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सक्रीट करना। एक्सक्रीट मतलब जो आपने खाया, पचाया और जो बची हुई चीज़ को बाहर निकाल देना बॉडी से, एक्सक्रीट करना। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना बच्चा पैदा करता है, तो कैन रिप्रोड्यूस। तो ये 6 चीज़ें आप देख के बता दोगे कि कोई चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। अब आपने कभी ऐसा देखा है कि बाइक ने बच्चा पैदा कर दिया हो? नहीं देखा ना, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग चीज़ है। तो समझ पा रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ स्पेसिफाई कुछ गुण होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें से ये करेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को चलाने के लिए, सारे के सारे कामों को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एनर्जी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी खाने से भाई। हम जो फूड लेते हैं, जो एनिमल्स फूड लेते हैं, उससे उनको एनर्जी आती है या हमको एनर्जी आती है। वी आर ऑल्सो एन एनिमल ना, हम भी तो एनिमल का ही एक हिस्सा है ना। तो हमको एनर्जी, ये जितने भी लाइफ के प्रोसेस हैं उनको चलाने के लिए हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। और फूड कहाँ से मिलता है? नेचर से। समझ में आ गया? तो अब खाना तो खा लिया हमने, अब खाने के अंदर हम देखेंगे कि कितने तरीके के न्यूट्रिशन हम कंज्यूम करते हैं। तो न्यूट्रिशन 2 तरीके के होते हैं बेसिकली, मोटा मोटी देखो। पहला जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो क्यों बोलते हैं? मैक्रो शब्द का मतलब है ज़्यादा अमाउंट में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम अमाउंट में। ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें ज़्यादा अमाउंट में खानी होती है उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। पूरे दिन में आप जब खाना खाते हो तो आप नोटिस करना कि कुछ चीज़ें आप क्या खाते हो, ज़्यादा अमाउंट में खाते हो। जैसे रोटी हो गई और आपका चावल हो गया, ठीक है। और कुछ चीज़ें आप कम अमाउंट में खाते हो, जैसे मिनरल्स हो गए, जैसे बहुत थोड़ा सा नमक खाते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि मुट्ठी भर के आपने मिनरल्स या नमक खा लिए, तो बहुत थोड़ा सा आप खाते हो। तो जो चीज़ें अमाउंट में कम खाई जाती हैं, जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होती है, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। वाइटामिन्स, मिनरल्स जो हमें ज़्यादा चाहिए, कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा चाहिए? वाइटामिन, और आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये हमें माइक्रो, ये बार बार चाहिए, मैक्रो चाहिए। तो हम 2 तरीके के, हमने फूड लिया, फूड से न्यूट्रिशन लिया। न्यूट्रिशन 2 तरीके का होता है। फूड क्यों लिया? क्योंकि हमें सारे के सारे लाइफ के प्रोसेस को परफॉर्म करना था आपकी बॉडी को, इसलिए। तो एक स्टोरी की तरह समझो पूरे चैप्टर को। अब आपने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट के बाद में फैट लिया और प्रोटीन लिया। देखो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आप खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो। फैट मिलता है डेयरी प्रोडक्ट से, घी खाते हो।
प्रोटीन मिलता है आपके फिश से, पनीर से, टोफू से। ये सब चीज़ें क्या है, ये मैक्रो हैं। माइक्रो सब्जी से मिल जाता है आपको, सब्जी खा लो तो सब्जी खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो खा लो, थोड़ा बहुत जो आप मिर्च मसाला डालते हो उसमें भी क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। तो ये न्यूट्रिशन दो पार्ट में आप तोड़ के खाते हो। आप देख सकते हो कि ये दो तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं। कौन से जरूरी है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कितने तरीके से हम न्यूट्रिशन को लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम नहीं, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बात करेंगे। तो दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन को लेने के, दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड। अब आपको समझना है कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है। देखो शब्द से ही पता चल रहा है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, जो अपनी बॉडी से, खुद की बॉडी की हेल्प से क्या करे, खुद की बॉडी के लिए खाना बनाए, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, जो अपना ही जुगाड़ खुद अपनी बॉडी से करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक ऐसे प्लांट्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे की बॉडी को खा के, जैसे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स को खा के या दूसरे एनिमल को खा के जिंदा रहते हैं। तो दो तरीके के न्यूट्रिशन लेने के मोड होते हैं। एक होता है खुद से, मतलब कि अपनी बॉडी से ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी में, हम समझेंगे डिटेल में। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, समझ में आ गई बात? ओके। अब यहाँ पे देखेंगे जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जो दूसरे को खाते हैं, उनके भी 3-4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सेप्रोट्रॉपिक। हेट्रो का बेसिकली मतलब क्या था? हेट्रो का मतलब था जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, जो दूसरे को खाए। अब यहाँ पे सेप्रोट्रॉपिक जो होता है उसका मतलब क्या होता है? सेप्रो शब्द का मतलब होता है सड़ा गला। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीज को खा के जिंदा रहता है, दूसरे को खाता है लेकिन मरे हुए को खाता है, उसकी सड़ी हुई रोटन पार्ट को खाता है, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का कौन सा पार्ट होगा? सेप्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक मतलब दूसरे को खाना, लेकिन दूसरा अगर सड़ा हुआ है उसको खा रहा है तो वो हेट्रोट्रॉपिक का कौन सा पार्ट होगा? सेप्रोट्रॉपिक। समझ में आ गया? एग्जाम्पल, मशरूम। मशरूम कहाँ उगती है? आपके फफूंद जहाँ लग जाती है, जहाँ चीजें सड़ जाती है, वहां मशरूम उगती है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट होता है आपका पैरासिटिक। नाम से पता चल रहा है, पैरासाइट बना देते हैं बॉडी को, पैरासाइट बना के उसको खाते हैं। जैसे अमरबेल एग्जाम्पल हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, आपकी बॉडी के अंदर वो रह रहा है, आपको मार भी नहीं रहा और वो खुद को भी सर्वाइव कर रहा है। तो ये आपको क्या बना रहा है? होस्ट बना रहा है, और खुद क्या कर रहा है? पैरासाइट बन के आपकी बॉडी में बैठा हुआ है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉपिक का पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो मशरूम का एग्जाम्पल दिया था मैंने, किसमें? सड़ी हुई रोटन, जिसको सेप्रो बोलते हैं, उससे खाना ले। और जिसको मैंने बताया था कि अमरबेल, जिसको बताया था, अमरबेल एक ऐसी बेल होती है यार जो पेड़ के ऊपर छा जाती है और पेड़ को मरने भी नहीं देती और जिंदा भी नहीं रहने देती, उससे न्यूट्रिशन लेती रहती है और आराम से अपनी लाइफ चलाती है। नेक्स्ट होता है आपका हेट्रोट्रॉपिक का, जो कि हम आते हैं उस कैटेगरी में, होलोजोइक। ये ऐसे लोग होते हैं या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म में फूड को लेते हैं, मार के खाते हैं और उसको पचाते हैं और एक्सक्रीट करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। क्लियर होगी बात? तो हम लोग किस में आते हैं? होलोजोइक में। हेट्रोट्रॉपिक के होलोजोइक पार्ट में एनिमल्स मतलब हम लोग आते हैं, या फिर लोग भी एक तरीके से जो इस तरीके से बिहेव करे वो हेट्रोट्रॉपिक का होलोजोइक है। क्लियर हुई इतनी बात? ओके। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है। तो मैंने बताया था कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? देखो प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें प्लांट्स के पास में आती हैं जिससे वो अपना खाना बनाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आपको याद रखना है, फोटोसिंथेसिस से खाना। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब रोशनी से, सनलाइट से, सन से सनलाइट आती है, हम एक्सेल करते हैं नाक के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वो जाती है प्लांट के पास में। दो चीजें तो ये हो गई, और जड़ों के थ्रू जाता है H2O, पानी जाता है। तीन चीजें हो गई ना। अब यहाँ पे जाके तीनों चीजें, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके हरे पत्तों में, और वहाँ से होती है प्रोसेस और वो अपने लिए खाना बनाता है, और जो प्रोडक्ट निकलता है उसको ऑक्सीजन की फॉर्म में वो बाहर निकालता है, जिसको हम इनहेल करने में यूज लेते हैं। बात आ गई समझ में? प्लांट्स क्या करते हैं? O2 बनाता है, और किस चीज को लेके बनाता है? CO2 को ले लिया एनवायरनमेंट से, सनलाइट सन से ले ली, और प्लांट के जड़ों ने H2O जो हमने पानी दिया, इन तीनों को मिला के ऑक्सीजन बना देगा। प्लस में बनाएगा क्या? C6H12O6, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा बहुत तो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है तो खुद कंज्यूम कर लेता है, बचे हुए को फ्रूट में लटका देता है, जिसको तोड़ के हम खा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट या फिर फोटोसिंथेसिस। ये एक परफेक्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तों में, हरे पत्तों में प्रेजेंट होता है।
प्रोडक्ट क्या बनेगा, शुगर, जिसमें से कुछ परसेंट खुद की बॉडी की ग्रोथ के लिए काम आता है, बाकी फ्रूट में इकट्ठा हो जाता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालता है जिसको हम नाक के थ्रू इनहेल करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट काम करता है। क्लियर हो गई बात। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता कहाँ पे है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, एक पत्ता लूं छोटा सा, इसको छोटे से पार्ट को काटूं, तो ये दिखेगा ऐसे साइड से। और जो नीचे आपको ये एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर होती है, उसके नीचे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस या गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो आपको समझना है कि यहाँ से ऑक्सीजन इस तरीके से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाती है। तो ये बात, ये जो ओपनिंग्स देख रहे हो, ये छोटी छोटी ओपनिंग्स, इनको बोलते हैं क्या, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर। अब देखेंगे हम कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खुद की बॉडी से खाना नहीं बनाते हैं, इनको एक्सेप्शन बोलते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स जो जानवरों को खा जाते हैं। अब आप बोलोगे कौन से प्लांट, तो एक प्लांट होता है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप का कुछ ऐसा एक फ्लावर होता है जिसपे कोई भी अगर इंसेक्ट आके बैठेगा, उस इंसेक्ट को बंद कर लेगा, उसके न्यूट्रिशन को खुद कंज्यूम करेगा और अपने जीवन को चलाएगा। नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे पीचर प्लांट, जिसके यहाँ पे अगर कोई भी एक कीड़ा मकोड़ा आके बैठेगा, उसको अंदर डाल लेगा और उसको कंज्यूम करेगा। तो दो ऐसे एक्सेप्शन है प्लांट में जो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो जो कि किसको खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट होता है एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन तो कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। लेकिन फूड हैबिट्स, मोड तो पढ़ लिया था, लेकिन फूड हैबिट्स जो होती हैं वो 3 तरीके की फूड हैबिट्स होती हैं। कौन कौन सी। पहली होती है, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से कुछ एनिमल्स आपको हर्बीवोरस मिलेंगे, ऐसे जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हुए मिलेंगे, जैसे खरगोश हो गया। कुछ आपके कार्निवोरस मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। ये हैबिट्स हैं, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, ये हैबिट्स हैं किसकी, हेट्रोट्रॉपिक की। और कुछ ऐसे मिलेंगे हमारे जैसे जो ओमनिवोरस, जो कि एनिमल्स को भी खा सकते हैं, प्लांट्स को भी खा सकते हैं। तो ये आपको समझना है कि ये हैबिट्स हैं फूड को खाने की। हर्बीवोरस होते हैं जो कि सिर्फ हर्ब मतलब घास फूस खाते हैं, और कुछ आपके सिर्फ क्या खाते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। तो इनको आपको नाम से याद रखना है। और जो ओमनिवोरस होता है वो दोनों को ही कंज्यूम करेगा, मतलब प्लांट्स को भी खा सकता है और एनिमल्स को भी वो कंज्यूम कर सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको ये बताना है, स्टेप्स बताने हैं कि न्यूट्रिशन, एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस, खाना खाने के बाद से और एक्सक्रीट करने तक का पूरा प्रोसेस कितने कितने पार्ट में होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब खाने को मुंह में लेना। खाना आपने एक चम्मच लिया और उसको मुंह में लेना, इस प्रोसेस को हम साइंस में इंजेशन बोलते हैं। टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेशन। सबसे पहला प्रोसेस होता है ये। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में हम इंजेशन मतलब आपने कोई भी एक बाइट ले ली, मुंह तक पहुंचा दी, उसके बाद में दांत चबाएगा। दांत के चबाने से आप क्या करोगे, जो आपने खाया उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो डाइजेशन होता है दूसरा प्रोसेस। अब डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि उसका पच जाना, डाइजेशन का मतलब होता है जो आपने खाया है वो इनसॉल्यूबल पार्टिकल हो सकते हैं, लार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इनसॉल्यूबल और लार्ज पार्टिकल्स को सॉल्यूबल और डाइजेस्ट होने लायक बना देना, मतलब उसको डाइजेशन का मीनिंग होता है कि ऐसी कंडीशन में खाने को पहुंचा देना कि वो इजीली डिसॉल्व हो सके। तो उस प्रोसेस को सेकंड पार्ट बोलते हैं। तीसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन। जो आपने खाना खाया जो छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, तो क्या होगा, तो होगा आपका यहाँ पे जो आपका एसोफेगस होता है या फूड पाइप होता है, उसके अंदर से जब खाना जाएगा तो छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है। इन स्ट्रक्चर को विलाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये क्या करती है, जो खाना छोटे छोटे पार्ट या सॉल्युबल पार्टिकल्स में टूटा डाइजेशन में, उनके अंदर से न्यूट्रिशन को खींच के खून के नसों में डाल देती है। तो ये तीसरा स्टेप होता है जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ में आ गया कि खाने के अंदर से न्यूट्रिशन को खींच लेना, किसके द्वारा, आपके फूड पाइप स्टमक के द्वारा। नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन। देखो एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आपने जो एब्जॉर्व किया है ना, जो न्यूट्रिशन, वो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए या जहाँ पे एनर्जी चाहिए, जहाँ पे रिपेयर चाहिए, वहाँ पे पहुँच जाए। कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। तो इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। पांचवा स्टेप होता है आपका इजेशन। इजेशन नथिंग बट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पोटी की फॉर्म में सुबह निकल जाए, उसको हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, शुरू वाला इंजेशन था, ये इजेशन है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि अमीबा किस तरीके से अपना डाइजेशन या न्यूट्रिशन लेता है। तो जैसे हम लेते हैं उसी प्रकार वो लेता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक फूड पार्टिकल अमीबा के पास आएगा तो वो अपनी बॉडी के पास में या फिर अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगल सेल एनिमल होता है, अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। इसको पहला स्टेप बोलते हैं, जिसको
इंजेशन बोलते हैं, और एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम स्ट्रक्चर को सूडोपोडिया नाम देते हैं। ये क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट इज सूडोपोडिया। सूडो मतलब होता है नकली, पोडिया मतलब हाथ, एक नकली हाथ जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिससे फूड को पकड़ने की कोशिश करेगा और उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। बॉडी के अंदर लेके क्या करेगा, डाइजेशन का काम करेगा, मतलब सॉल्युबल पार्टिकल में करके एब्जॉर्व करेगा, फिर एसिमुलेट करेगा, फिर जो बचे हुए पार्टिकल को बाहर निकाल देगा जिसको इजेशन बोलते हैं। तो ये आपका न्यूट्रिशन लेने का अमीबा का तरीका है। गॉट इट। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, हम किस तरीके से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे काम करता है देखते हैं। ये हमारा होता है पूरा का पूरा फूड कैनाल, शुरू से लेके लास्ट तक। तो एक एक को ध्यान से देखेंगे, एक एक को बड़े गौर से देखना है आपको। तो एक पार्ट को सबसे पहला स्टेप होता है माउथ। सबसे पहला है आपने खाना मुंह में डाला, अब मुंह में डालने के बाद में चबाओगे। अब चबाने पे क्या होगा, यहाँ पे होती हैं दो ग्लैंड जिनको बोलते हैं क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। जैसे चबाते हो तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज निकलता है। क्या निकलता है, अमाइलेज। कौन सा, सलाइवरी एमाइलेज। इसका काम होता है जो स्टार्च होता है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ना, अब मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत मुश्किल से पचता हो, उसको ये बहुत इजी वे में पचने के लिए तैयार कर देता है। तो स्टार्च या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इजीली पचने के लिए तैयार करने का काम आपका सलाइवरी एमाइलेज करता है। सलाइवरी ग्लैंड से निकला हुआ एमाइलेज होता है। तो पहला स्टेप तो ये हुआ। उसके बाद फूड आता है आपके यहाँ होके नीचे, जिसको बोलते हैं एसोफेगस या फिर फूड पाइप भी बोलते हैं। तो एसोफेगस के अंदर क्या होता है, एसोफेगस के अंदर छोटी छोटी रेसे जैसी संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर उनको विलाई स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जिससे जो न्यूट्रिशन होता है वो अंदर की तरफ एब्जॉर्व कर लिया जाता है। फिर जाता है आपका फूड कहाँ पे, स्टमक में, जो कि जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक के अंदर कौन कौन सी चीजें निकलती हैं, म्यूकस निकलता है, HCl निकलता है और पेप्सिन निकलता है। देखो ध्यान से, जब फूड जाता है आपके एसोफेगस के अंदर से सीधा स्टमक में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे HCl जो होगा उसका काम होगा जितना भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, क्योंकि एसिड है, जितना भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है खाने के अंदर उसको मार दे। यहाँ से निकलेगा ये आपकी छोटी सी एक बोल सकते हो कि ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है। HCl के बाद में निकलेगा पेप्सिन। पेप्सिन का काम, जितना भी यहाँ पे सिन आएगा ना, सिन, उसका काम होता है प्रोटीन को पचाना। तो जो खाने में प्रेजेंट प्रोटीन है उसको पचाने का काम। और एक तीसरी चीज निकलेगी, इसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस इज नथिंग बट ये अंदर की लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे आपका जो HCl से बना हुआ एसिड फॉर्म है वो अंदर की लाइनिंग को डैमेज ना कर सके। क्लियर हो गई बात। अब फूड जाएगा आपके स्टमक से आगे। स्टमक से आगे कहाँ जाएगा, लिवर से पास होते हुए जाएगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में लगी रहती हैं दो चीजें, क्या क्या, एक तो लिवर अटैच रहता है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और एक आपका, लेट मी जूम, एक तो लिवर अटैच रहता है और एक आपका पैनक्रियाज अटैच रहता है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीजें अटैच रहती है, कौन कौन सी, लिवर एज वेल एज योर पेनक्रियाज। तो दोनों के काम क्या होते हैं ये देखना है। जो आपका फूड होता है वो स्टमक के थ्रू जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे जो लिवर होता है उसके अंदर होता है एक छोटा सा थैला जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो लिवर बनाता है बाइल जूस को और गॉल ब्लैडर स्टोर करके अपने पास में रखता है कि हाँ जब जरूरत पड़ेगी बाइल जूस दे दूंगा मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि बाइल जूस का काम क्या होता है। तो बाइल जूस का काम होता है सबसे इंपॉर्टेंट, एल्कलाइन फॉर्म में बना देता है। एसिड की फॉर्म में बन के आया था ना, उसको न्यूट्रल करने के लिए ये बाइल जूस एल्कलाइन फॉर्म में बना देता है खाने को। और जो खाने में फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है बाइल जूस। अब खाने के अंदर डलेगा पैनक्रिएटिक जूस, कहाँ से, पैनक्रियाज से। तो पैनक्रिएटिक जूस में होता है ट्रिप्सिन। मैंने बोला जितने भी सिन होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन को पचाना। अब आपके दिमाग में आएगा प्रोटीन तो यहाँ पच गया था, यहाँ क्यों पच रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोटीन विल बी डाइजेस्ट हियर। दूसरा होता है एमाइलेज। एमाइलेज का बेसिकली काम होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को पचाना, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। लाइपेज मतलब, लाइपेज लिपिड मतलब फैट को पचाने का काम करता है, मतलब बचे हुए फैट को ये भी पचा देगा। तो इस तरीके से इसका काम होता है। अब क्या होगा, अब जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में घूमता आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एक ही काम होता है, क्या, पानी का एब्जॉर्प्शन। पानी बचा हुआ खाने में उसको एब्जॉर्व करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया जाता है, जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जो आपका जो एक्सक्रीटा है वो एनस के थ्रू सुबह टॉयलेट में आप निकल गया। तो दिस इज द कंप्लीट फिनोमिना ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। गॉट इट।
अब हम देखेंगे डेंटल कैरीज। अगर हम बहुत ज़्यादा स्टार्च खाते हैं तो आपके दांतों में या बच्चों के दांतों में देखो इस तरीके से क्या हो जाता है, डेंटल कैरीज आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए, तो आप बच सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन। देखो सबसे पहले आपको दोनों में डिफरेंस समझना होगा, रेस्पिरेशन और इनहेल एक्सहेल में, सांस लेने में और रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो आपने खाना खाया ना, जो कि आपका C6 S12 और O6 था, जिसको मैंने बोला था कार्बोहाइड्रेट, इसका एनर्जी में कन्वर्जन, एनर्जी में बदल जाना, इसको बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। लेकिन इनहेल एक्सहेल करने को बोलते हैं सांस लेना। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इज डिफरेंट थिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस को लेना और सांस को छोड़ना, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन होता है कि जब आप फूड, आपकी बॉडी, आपकी सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट पहुंच जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। दो तरीके के रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसको ध्यान से समझना है। एरोबिक मतलब एयर की प्रेजेंट में, एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई भी रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस हो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, द रेस्पिरेशन इन विच द ऑक्सीजन यूज्ड इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। गॉट इट। तो यहां पे देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कैसे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। आपने खाना खाया, आपकी जो खाना खाने के बाद में जो आपका ग्लूकोज था वो सेल तक पहुंच गया। सेल के अंदर जाके क्या नाटक होता है, देखो ग्लूकोज जो होता है ना, C6 S12 O6 होता है, ये दो पार्ट में टूटता है और इन दो पार्ट को बोलते हैं पायरुविक एसिड। और ये दो पार्ट होता है इक्वल, C3 S6O3 और C3 S6O3, इनको बोलते हैं क्या, पायरुविक एसिड। जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में टूट जाता है। पायरुविक एसिड में टूटने के बाद में ये किससे रिएक्ट करता है, ये आपके बॉडी के अंदर जो इनहेल किया है आपने ऑक्सीजन, उससे रिएक्ट करेगा। जब पायरुविक एसिड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलने के बाद में आपकी जो ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो एनर्जी कहाँ जाती है, एनर्जी प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में H2O निकलता है। H2O तो आपकी बॉडी में रहता है, CO2 आपके ब्लड के थ्रू या फिर नाक के थ्रू आपके फेफड़ों से बाहर निकल जाता है। और जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो जाती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है ADP। ADP का मतलब समझाता हूं, मतलब फॉस्फेट से फॉस्फेट इस तरीके से चिपका पड़ा होता है, दो दो के पेयर में फॉस्फेट चिपका पड़ा होता है। लेकिन जब ये एनर्जी जाती है और हिट करती है तो फॉस्फेट जो दो की फॉर्म में पड़ा हुआ था वो कन्वर्ट हो जाता है, तीन तीन फॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तीन तीन फॉस्फेट एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। मतलब डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपको जरूरत पड़ती है एनर्जी की, जो ये ट्राइफॉस्फेट है वो डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी आपकी बॉडी के लिए यूटिलाइज होगी। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। ध्यान से सुनना, जो एनर्जी निकलेगी वो आपकी बॉडी रनिंग करनी है आपको। तो जो ये आपका ट्राई में की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा हुआ है वो एनर्जी निकाल के डाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप खाना खाओगे फिर वो ट्राई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो दिस इज द ग्लूकोज, दिस इज पायरुविक एसिड, दिस इज ऑक्सीजन जो आपने इनहेल की, फिर CO2 बनता है, एनर्जी बनती है, H2O बनता है, CO2 एक्सहेल हो जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट एरोबिक प्रोसेस। नेक्स्ट होता है एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो विदाउट ऑक्सीजन हो, मतलब जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आप रनिंग करने के अगले दिन आपको क्रैम्प आ जाता है, क्योंकि वहां पे जैसे थाइज में आ गया, बॉडी के किसी भी पार्ट में आ गया, क्योंकि वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंची, लेकिन रेस्पिरेशन पूरा हुआ, एनर्जी पूरी निकली है, तो वहां पे बन जाता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, पेन क्रिएट करता है, क्रैम्प क्रिएट करता है। तो एनारोबिक के अंदर इस तरीके से आपने कभी कभी देखा होगा जो फर्मेंटेशन से एथेनॉल बनाई जाती है, दारू बनाई जाती है, वो भी आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही बनाई जाती है। तो ये आपको बात याद रखनी है। इसमें एनर्जी भी बहुत कम प्रोड्यूस होती है जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स क्या सांस लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, जड़ों के थ्रू लेते हैं, स्टेम के थ्रू लेते हैं,
पत्तों के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे, अभी तो आप बोल रहे थे प्लांट्स तो CO2 लेते हैं। बहुत बहुत मतलब कम अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हैं। मतलब रेस्पिरेशन जैसे हम करते हैं वैसे प्लांट्स को भी नीड होती है, जो कभी कभी बाहर से ले लेते हैं, नहीं तो अपनी बॉडी में ही बनने वाली ऑक्सीजन को ही यूटिलाइज कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात, इतनी आपको याद रखनी है। क्लियर। एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है वो दो तरीके के एनिमल्स के अंदर होती है। पहला होता है सिंगल सेल एनिमल, मतलब कि आपका अमीबा हो गया। अमीबा जो रेस्पिरेशन करेगा वो अपनी बॉडी के स्किन के थ्रू करता है, ऑक्सीजन को बॉडी के थ्रू लेगा, प्रोसेस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा अपनी स्किन के थ्रू, बॉडी के थ्रू। नेक्स्ट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो आपके सिलेबस में अर्थवॉर्म के अंदर, फिश के अंदर, हमारे अंदर। तो ध्यान से देखो जो रेस्पिरेशन होने का जो प्रोसेस है अर्थवॉर्म के अंदर वो कैसे कैसे। तो सबसे पहले देखेंगे हम ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में हमें देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम नाक से, नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और नॉस्ट्रिल से आपके फेरिंग्स के थ्रू, फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक ऐसी जगह जहाँ पे नाक और मुंह की जगह मिलती है। फिर लैरिंग्स होता है जहां से वोकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। फिर ट्रैकिया के थ्रू सांस नीचे की तरफ आता है, फिर 2 पार्ट में बढ़ जाता है और 2 पार्ट में बढ़ता है उसको बोलते हैं क्या, ब्रॉन्चीज। और ब्रॉन्चीज में पटने के बाद में ये लंग्स में चला जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है दोनों लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद में लंग्स के अंदर प्रेजेंट क्या होती है, एल्वियोलिस, कुछ इस तरीके की ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। और ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो ऑक्सीजन हमने लिया है वो इकट्ठा हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जो वेस्ट की फॉर्म में बना है वो आके यहाँ पे इकट्ठा होता है। और CO2 तो निकल जाता है, ऑक्सीजन खून में मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट होता है जिसको नॉस्ट्रिल बोलेंगे, फिर आपका फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स। मैंने यहाँ पे नाम लिखा होंगे, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये दोनों याद रखना है। फेरिंग्स वो हिस्सा होता है जिसमें नाक और मुंह की जगह मिलती है। लैरिंग्स होता है जो आपका वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से आवाज़ आती है। फिर ट्रैकिया होता है जहाँ से जो आपकी जो सांस ली है वो नीचे जाएगी। फिर उसके बाद में ये 2 पार्ट में ब्रॉन्चीज में डिवाइड होगा। फिर लंग्स के अंदर जाके इकट्ठा हो जाएगा ऑक्सीजन और लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है एल्वियोलिस जिसमें ऑक्सीजन इकट्ठा होकर आपको कन्वर्जन करेगा। समझ में आ गई बात? ओके, लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द हाउ आवर लंग्स वर्क्स लुक लाइक। किस तरीके से काम करते हुए हमारे लंग्स दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे हमारे लंग्स काम करते हुए दिखाई देते हैं। जब सांस लेते हैं फूल जाते हैं, सांस निकालते हैं तो पिचक जाते हैं। ग्रेट। रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म में कैसे होता है? जब अर्थवॉर्म गीला होता है ना, गीला, तभी उसके अंदर एस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे होता है, उसकी स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। अर्थफॉर्म के अंदर स्किन के थ्रू, जैसे अमीबा के अंदर होता था लेकिन वो क्या था, सिंगल सेल था। यहाँ पे मल्टी सेल के अंदर भी यहाँ पे अमीबा के तरह ही होता है। फिश के अंदर कैसे होता है? फिश के अंदर एक तरीके की एक मशीनरी मिलती है जिसको आप बोलते हैं गिल्स। पानी पीता है, फिश के मुंह में पानी जाता है और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्या, गिल्स। और गिल्स के थ्रू पानी पास होता है तो पानी में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ले लेता है और अपने ब्लड तक पहुंचाता है और जिंदा रहता है। तो याद रखना है जो सांस का या ऑक्सीजन का सेपरेशन गिल्स के थ्रू होता है फिशेस में। अब हम देखेंगे, हमने खाना खा लिया, ग्लूकोज ले लिया, ब्लड डाल दिया उसमें, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लांट्स के अंदर भी होता है और जो न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट हमारे अंदर भी होता है। तो पहले हम प्लांट्स के अंदर देख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर 2 तरीके के टिश्यूज होते हैं। एक होता है जल को ले जाने वाला, जल से याद रखो जाइलम, मतलब पानी को ले जाने वाला जाइलम, और आपके फूड को ले जाने वाला फ्लोएम। फूड को ले जाने वाला बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है कि फूड हर जगह जाना है। लेकिन जो जल को ले जाने वाला जाइलम है वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। नेक्स्ट, एक प्लांट्स के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स जाइलम को सपोर्ट और फ्लोएम को सपोर्ट करने वाले टिश्यूज होते हैं। टिश्यू वाले चैप्टर में डेफिनेटली हमने ट्रैकिड्स के बारे में पढ़ा होगा, ये सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, बस इतना याद रखना है। अब हम देखेंगे ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट होने वाली कौन सी चीज है, कौन सी चीज होती है जो एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट होगी भी? तो हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है खून, ब्लड। तो ब्लड के अंदर 4 चीजें मिलती हैं। ब्लड को अगर मैं सेपरेट करूँ अलग अलग पार्ट में, तो पहला होता है प्लाज्मा, RBC, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। अब मजे की बात यह है कि हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्लाज्मा और RBC ही मिलते हैं। ये तो 1 से 2% मिलते हैं। तो कितने कौन कितने परसेंट होते देखते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है प्लाज्मा जो है वो कितने परसेंट है। प्लाज्मा है आपका 55% और आपका RBC है 45% और व्हाइट
ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो होती है वो लेस देन 1% होती है। तो प्लाज्मा इज द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ द ब्लड, आप बोल सकते हो। यही आपके पूरे के पूरे बॉडी के अंदर फ्लो करता है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, दिस इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द प्लाज्मा। इसके अंदर 90% पानी होता है, 90% प्लाज्मा के अंदर पानी। आप बोल सकते हो कि 90% प्लाज्मा के अंदर पानी है और प्लाज्मा 55% है। तो ऑलमोस्ट आपके खून में पानी ही है, ज़्यादातर मैक्सिमम पार्ट आपका फ्लूइड होने की वजह से पानी ही है। तो प्लाज्मा के अंदर और क्या होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्ब्स भी होते हैं, कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं वो भी होता है। दूसरा होता है आरबीसी। इसका मेजर काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, कैरी द ऑक्सीजन। इसका जो जिंदा रहने की, जो एक सेल जिंदा रहेगी कितने दिन तक, 4 मंथ तक, 4 मंथ तक जिंदा रहेगी। सर्कुलर शेप में होता है। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऐसे पिचके हुए दिखाई देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ये पिचके हुए दिखाई देते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये कितने होते हैं, ये आपके 45% तक आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, 55 प्लाज्मा होता है। लाइफ स्पैन 4 मंथ। नेक्स्ट होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये 13 से 20 दिन तक एक डब्ल्यूबीसी जिंदा रह सकता है। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जैसे वो कैरी कर रहा था ऑक्सीजन, ये इन्फेक्शन से लड़ता है। इरेगुलर शेप में होता है आरबीसी, मतलब बाहर से कोई भी कोरोना वायरस या कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक करता है तो डब्ल्यूबीसी सबसे पहले लड़ते हैं, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो फाइटर पायलट होते हैं। नेक्स्ट होता है प्लेटलेट्स। ब्लड की क्लोटिंग करने में, आप कट गई कहीं से, कटने के बाद में आपकी ब्लड का एक थक्का जम जाता है। वो किसकी हेल्प से जमता है, वो आपके प्लेटलेट्स की हेल्प से ही जमता है। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अब ये ब्लड जो होता है वो फ्लो कैसे होता है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू फ्लो करता है। और इसको फ्लो करवाता कौन है, आपका टिक 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 दिल, ठीक है। तो दिल आपका धड़कता है, तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो ब्लड है वो फ्लो करेगा कंप्लीट बॉडी में, ए टू जेड पार्ट में। और आपका जो ब्लड का प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है स्फैग्मोमैनोमीटर। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार पूछ लिया गया है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। ब्लड को फ्लो करवाता कौन है, आपका हार्ट करवाता है। कौन करवाता है, हार्ट करवाता है। तो हार्ट करवाता है, तो देखते हैं भाई कैसे करवाता है, ध्यान से सुनना। ये होते हैं लंग्स, जहां से आपकी बॉडी क्या लेती है, ऑक्सीजन लेती है। मतलब ब्लड ऑक्सीजन यहां से लेगा और CO2 यहां से छोड़ेगा, बस इतना याद रखना। ये ऐसी जगह है लंग्स, है ना। अब ऑक्सीजन लेके आपका ब्लड आया और आते ही सबसे पहले घुसेगा आपके दिल में। और दिल 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है आपका ऊपर वाले हिस्सों को आर्टियम बोलते हैं, नीचे वाले हिस्सों को वेंट्रिकल बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे आप मुझे बताओ, अल्फाबेट में ए पहले आता है कि वी पहले आता है। तो ऊपर वाले को ए पहले आता है तो आर्टियम से याद रखना, वी बाद में आता है तो नीचे वाला वेंट्रिकल। लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड करेंगे, लेफ्ट और राइट अपने दिल पे हाथ रख के डिसाइड कर लोगे कि आपका जो दिल है उसको लेट कर लेना, तो आपको समझ आएगा ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट पार्ट होगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये लेफ्ट आर्टियम में घुसेगा ब्लड, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लंग्स से ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेफ्ट आर्टियम में घुसा और यहाँ पे होता है वॉल्व। और इस वॉल्व की एक खास बात होती है, ये एक की ही तरफ खुलता है, एक तरफ सिंगल इसका टर्न होता है। अगर दोनों तरफ खुलेगा तो ब्लड चल जाएगा वापस लंग्स में, तो इसलिए एक तरफ ओपन होता है। आर्टियम से वेंट्रिकल में घुसेगा और फिर ये निकलेगा पूरी बॉडी के लिए। पंप करेगा कौन, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा ऊपर से, और जो आपका दिल होता है वो धड़केगा। कैसे धड़केगा, ऐसे ऊपर से धड़केगा। फिर वो का क्या बोलेगा, लेके जा, पूरी बॉडी में आपका ब्लड जाएगा। मैं बताऊंगा कौन कौन सी वेन्स होंगी, कौन कौन सी क्या होंगी। वो फिर वेन्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन दे देगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेगा। अब जो ब्लड है उसके अंदर क्या है, अब जो ब्लड है ना उसके अंदर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, CO2 है। वो CO2 वाला ब्लड आएगा, आके सीधा घुसेगा आपके राइट आर्टियम में, ऊपर वाला आर्टियम नीचे वाला वेंट्रिकल, और अब जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए सीधा लंग्स के पास में। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन लेता हुआ आया, बॉडी को दिया, CO2 कैरी किया और ऐसे घूमता रहा। तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। मतलब एक बार ब्लड को पहुंचाने के लिए दिल से 2 बार गुजरना, इसको ही बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन का मतलब है दिल से ब्लड का 2 बार गुजरना
एक बार कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन, तो डबल, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इज नथिंग बट कि दिल से खून का 2 बार गुजरना एक कंप्लीट प्रोसेस को करने के लिए, कंप्लीट एक स्लॉट ऑक्सीजन को देने के लिए, बस ऐसा समझो। अब यहां पे नाम आती है कि ये वेन्स कैसे याद रखें, तो जो खून को दिल तक लेके आए ना, जो खून को कहीं से भी दिल तक लेके आए, दिल तक तक तक, मैंने क्या बोला, तक, तो कौन कौन लेके आ रहा तक, एक तो ये लेके आ रहा तक, एक ये लेके आ रहा तक, तो इनको वेन बोलते हैं, VEIN, VEIN, ठीक है। जो लंग्स से जुड़ा होता है उसको हम पल्मनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पल्मनरी। और जो खून को लेके जाए उनको हम आर्टरीज बोलते हैं, जो दिल से खून को लेके जा रहा है ना उनको हम आर्टरीज बोलते हैं। और जो लंग्स से जुड़ा होता है उसको पल्मनरी बोलते हैं, और जो बॉडी से जुड़ा होता है उसको हम मेन बोलते हैं, मेन, क्योंकि बॉडी इज मेन। तो जो खून को लेके जाए दिल से वो क्या है, आर्टरी, जो खून को लेके आए वो है आपका वेन। आपको ऐसे याद नहीं कर रहा ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेट ना, जो खून को लेके आ रहा है वो क्या है, वेन है, जो खून को लेके जा रहा है वो आर्टरी है। क्लियर हो गई बात। बॉडी से कनेक्टेड है जो आर्टरी वो मेन है, जो वेन बॉडी से कनेक्टेड है वो मेन है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से मेन आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये सब में डिफरेंट आप समझ पाओगे। बस इनका दूसरा नाम भी होता है, आओर्टा होता है, किसी का वेना कावा होता है, इस तरीके से होता है। तो जरूर नहीं वेना कावा और आओर्टा याद रखो, आप मेन आर्टरी और मेन वेन याद रखोगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट होता है एक सिस्टम होता है, खून के अलावा हमारी बॉडी में बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये काम क्या करता है, ये एक्चुअली एक छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोटीन के अपने पास में रखता है, छोटे छोटी नसें होती हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम का होता है, प्रोटेक्ट करता है जर्म्स को, बाहर के अनवांटेड जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी में नेक्स्ट होता है एक्सक्रीशन। अभी हमने सब खा लिया, पचा लिया, अब हमें बाहर निकालना है, एक्सक्रीट करना है। तो एनिमल्स भी करते हैं और प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के अंदर देख लेते हैं, प्लांट्स किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट्स के ऊपर आपने देखा होगा गैसियस फॉर्म में भी वेस्ट निकालते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। लीव्स को पील आउट करके भी निकालते हैं, बार्क को भी, आपके जो छाल होती है ऊपर की उसको भी बाहर निकाल देते हैं। एक गम की फॉर्म में भी वो अपना वेस्ट निकालते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक्सक्रीशन करते हैं। किस किस फॉर्म में करते हैं, पीलिंग ऑफ द बार्क, शेडिंग ऑफ द लीव्स, है ना, फेलिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का गिरना भी एक एक्सक्रीशन पार्ट होता है प्लांट्स के लिए। अब हम देखेंगे ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। देखो एक्सक्रीशन का मतलब है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल है ना उसका बाहर निकल जाना। आप बोलोगे आपने बता तो दिया डाइजेस्टिव सिस्टम में, नहीं, वो तो था आपके खाने का, यहां पे है पीने का। मतलब आपके ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी वो कैसे छनेंगी, वो कैसे फिल्टर होंगी। तो जो ब्लड होता है ना पूरे बॉडी में से घूमता हुआ एक बार कहां से पास होता है, आपके किडनीज से पास होता है। तो आप बोल सकते हो किडनीज क्या है, आरओ सिस्टम है आपकी बॉडी का। कैसे, देखते हैं डिटेल में। बॉडी का पूरा ब्लड एक बार आएगा, किससे, आओर्टा से आएगा और आपके किडनी में घुस जाएगा। किडनी में घुस के फिल्टर होगा और वेना कावा से आपकी बॉडी में दोबारा चला जाएगा। ध्यान से सुनना, आओर्टा से आएगा और इसको बोलते हैं, जहां से एंटर करता है, जहां से एंटर करता है उसको बोलते हैं रेनल आर्टरीज। क्या बोलते हैं, रेनल आर्टरीज। आप बोल सकते हो कि आर्टरीज के थ्रू आएगा और वेन्स के थ्रू साफ होके वापस चला जाएगा, बस ऐसे याद रखो। तो जो आर्टरीज के थ्रू आया, देखो ए से आया, ए से आर्टरी, रिलेट करके चीजों को याद रखा करो, जल्दी याद होती है। एक किडनी को मैंने काटा, काटने के बाद में किडनी कुछ अंदर से ऐसी दिखाई देती है। इन किडनीज में मेडुलाज होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि रेनल आर्टरी से गंदा खून आया, आके यहाँ पे फैल जाता है, पूरे इसमें फैल जाता है। इनके छोटे 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 एक ये बॉक्स देख रहे हो ना, ये न्यूरॉन, ये किसके, नेफ्रॉन के क्या है, बॉक्स है। एक छोटे से इसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है। इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे 10 बॉक्स भी होंगे तो 10 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो जो पूरा खून होता है वो नेफ्रॉन में चला जाता है, किसके थ्रू, आर्टरी के। कौन सा आर्टरी, रेनल आर्टरी के थ्रू नेफ्रॉन में घुस गया। नेफ्रॉन कैसा दिखता है, एक नेफ्रॉन ऐसा दिखता है, एक नेफ्रॉन ऐसा दिखता है। कितने नेफ्रॉन होते हैं, ऑलमोस्ट 10 मिलियन बोल दो या 20 मिलियन बोल दो, इतने से ऊपर नेफ्रॉन आपके एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं।
एक नेफ्रॉन साफ करके ब्लड को उसमें यूरिन निकाल के और यूरिन को यूरेटर के थ्रू बाहर निकाल के आपकी रेनल वेन के थ्रू आपकी बॉडी में साफ ब्लड पहुंचा देता है। तो अब ये हमें सीखना है कि ये नेफ्रॉन कैसे काम करता है ना, ये तो सीखना है कि नेफ्रॉन कैसे काम करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए, जो आपका रेनल आर्टरी के थ्रू जो खून आया था वो एक नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, वो एक नेफ्रॉन में घुसता है तो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं क्या, वोमेंस कैप्सूल। जिसको अंडरलाइन करना हो बस वही याद रखना है, वोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इसके थ्रू पास होता है। इसके थ्रू क्यों पास होता है? फॉर एग्जाम्पल, कहीं से पानी फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड कम कर रही है, तो आप क्या करो, उस पानी की जगह को घुमा दो तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड कम होती है तो जो वोमेन कैप्सूल होता है वो गंदगी को अपने अंदर सोख लेता है, सक कर लेता है। जैसे ही वोमेंस कैप्सूल ने सक किया तो जो गंदगी होती है वो चलना स्टार्ट होती है, यहाँ से चलती रहती है, 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 और नीचे आके यहाँ पे एक ट्यूब होती है जिसको लूप ऑफ हैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल क्या होती है? पतली होती है। यहाँ पे फिर से जो गंदगी है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन जो आपकी वेन है, रेनल वेन, जो साफ खून लेके जाने वाली है, वो यहाँ इस आपकी हैनल लूप के चारों तरफ लपटी होती है कि जो थोड़ा बहुत कुछ न्यूट्रिशन बचा हो उसको भी वापस खींच लूं, क्योंकि काम की चीज टॉयलेट में बाहर नहीं जानी चाहिए। तो फिर से आपकी जो ऑफ हैनल के बाद में आपका जो यूरिन होता है वो फ्लो होता रहता है, फ्लो होता रहता है, फ्लो होता रहता है। यूरिन है ये जो फ्लो हो रहा है, फ्लो होता 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 हुआ इस तरीके से आपके बाहर निकल जाता है यूरेटर के थ्रू। ठीक है। और जो खून होता है उसकी बात कर लेते हैं। जो ब्लड होता है वो यहाँ पे आया, जो रेड कलर से दिखाया है वो ब्लड है। वो ब्लड साफ हुआ यहाँ पे, फिर नीचे गया, और जो नीचे लूप ऑफ हैंडल के चारों तरफ लपटा होता है आपकी क्या, वेन। कौन सी? रेनल वेन। कुछ काम की चीज हुई, ग्लूकोज व्लूकोज, नमक वमक, उसको भी ले लिया, और फिर से आपकी बॉडी में ये रेनल वेन यहाँ से निकलेगी और या रेनल वेन के थ्रू आपकी बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरीके से एक नेफ्रॉन काम करता है। ऐसे कितने नेफ्रॉन होते हैं? मिलियंस में नेफ्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में, और 2 किडनी होती है तो पूरे खून को ऐसे साफ करती है। किसी आदमी की किडनी फेल हो जाए तो क्या करेंगे? तो हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस की मशीन आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। ये क्या करती है? पूरे ब्लड को, मरीज के ब्लड को अंदर लेती है। जैसा किडनी साफ कर रही थी वैसे यूरिन को सेपरेट करके ब्लड को अंदर डाल देती है। तो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू सपोर्ट us for making the great content for you guys. Thank you everybody. Bye bye.